नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से आप चर्चाएं सुन रहे होंगे कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। पार्टी का क्या नाम होगा, क्या स्वरूप होगा, उनकी राजनीतिक सोच क्या होगी, वो तमिलनाडु के जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या रुख अख्तियार करेंगे, किस पार्टी के साथ समझौता करेंगे, किस तरीके के कैंडिडेट्स मैदान में उतारेंगे, क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या वो किसी के साथ अलायंस में जाएंगे, इस चीज़ को लेकर कुछ भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल रजनीकांत की संभावित राजनीतिक पार्टी को लेकर क्यूरोसिटी इस समय ज़बरदस्त है, राजनीतिक गलियारों में भी और साथ ही साथ तमिलनाडु के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके जहन में भी रजनीकांत बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आपको पता ही है कि वहाँ पर जयललिता की जो पार्टी है AIADMK, उसके साथ अलायंस है बीजेपी का और दोनों ने ये अलायंस अपना जारी रखने का फ़ैसला किया है और ये आने वाले चुनाव में भी जारी रहेगा। इसके बारे में दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। अभी पिछले वीक ही जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो तमिलनाडु गए थे। उनकी मौजूदगी में AIADMK के जो बड़े नेता हैं, वहाँ पलानीस्वामी हैं चीफ मिनिस्टर, और वहाँ के जो उनके पार्टी के कन्वीनर हैं पनीर सेल्वम डिप्टी CM भी हैं, उन सब लोगों ने क्लियर कह दिया था कि हम तो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ हम समझौते को जारी रखेंगे आने वाले चुनाव में। इसके अलावा DMK जो प्रमुख विरोधी पार्टी रही है शुरू से जयललिता की पार्टी की, उसने फैसला किया है कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएगी। पिछले 3 चुनावों से वो कांग्रेस के साथ अलायंस में जा रही है। अब कमल हसन जो एक और सुपरस्टार हैं वहाँ के, वो पहले ही एक अपनी पार्टी बना चुके हैं जिसका नाम है MNM। और MNM में भी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2019 के, इसमें कुछ सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे थे और उन्हें 4% वोट भी हासिल हुए थे। लोगों का ये मानना है कि कमल हसन जैसे कैलिबर के स्टार के लिए 4% वोट काफ़ी कम है। बहरहाल कमल हसन की राजनीति का तरीका दूसरा है। कमल हसन रोज़गार पर, गांव के गरीबों पर, भ्रष्टाचार पर, इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। अभी रजनीकांत की पार्टी का रवैया किस तरीके का रहेगा, वो किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि राजनीतिक प्लेग्राउंड में कमल हसन के बाद अब रजनीकांत की स्थिति कैसी हो सकती है, वो किस तरह की पार्टी बना सकते हैं और उनका स्वरूप किस तरीके का हो सकता है। आपको पता ही है कि 3 साल पहले 2017 में 2 बड़ी घटनाएं हुई तमिलनाडु की राजनीति में। तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा से बॉलीवुड फिल्म स्टार्स ने डोमिनेट किया है और वहाँ पर पहले से ही फिल्म स्टार राजनीति को चलाते आए हैं। लगभग 40-50 साल से तो ऐसी ही स्थिति है। पहले MG रामचंद्रन हुआ करते थे, उनके बाद जयललिता आ गई, इसके अलावा करुणानिधि भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे। तो ये सब नेता जो थे ये सब जुड़े रहे और 2017 में दोनों नेता यहाँ से चले गए। 2016 में जब विधानसभा चुनाव जीती जयललिता की पार्टी, तो वो चीफ मिनिस्टर बनी थी लगातार दूसरी बार, और कुछ समय बाद ही उन्हें जेल जाना पड़ा 14 दिन के लिए, और उसके बाद वो अस्वस्थ हो गई और उनका निधन हो गया था 5 दिसंबर 2017 को, यानी कि 3 साल पहले। उसके बाद उनकी पार्टी की ओर से पनीर सेल्वन और फिर बाद में पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा कुछ दिन बाद ही उसी महीने में ही, जैसे कि करुणानिधि भी इंतज़ार कर रहे थे कि जयललिता कब जाएं और मैं भी पीछे पीछे चलूं और स्वर्ग तक उनके साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जारी रखूं, 31 दिसंबर 2017 को करुणानिधि का भी निधन हो गया बीमारी के बाद। तो इस तरीके से दोनों बड़े जो पिलर थे तमिलनाडु की राजनीति के, दोनों ही एक महीने में चले गए साथ साथ, और तभी से लगभग 3 साल से एक बड़ा वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि 2021 का चुनाव AIADMK किसके चेहरे पर लड़ेगी,
या डीएमके का चेहरा क्या होगा। हालांकि डीएमके में क्लियर है कि करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन उन्हीं के नेतृत्व में 2016 का चुनाव भी लड़ा था डीएमके ने, और वो ही उनकी कमान संभालेंगे। लेकिन अभी स्टालिन का जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं रहा है और उनके प्रति लोगों में वो दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही है जो दिलचस्पी करुणानिधि में नज़र आती थी। तो यही वजह है कि करुणानिधि, जयललिता, इन जैसे बड़े नेताओं की जो वैकेंट सीटें हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए कमल हसन और रजनीकांत जैसे फिल्म स्टार मैदान में आ रहे हैं। पहला बात करते हैं रजनीकांत की। रजनीकांत ने कहा है कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर देंगे। उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। हाल ही में वो अपने बड़े भाई सत्यनारायण राव से मिलने के लिए बेंगलोर गए। मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत मूल रूप से बेंगलोर के रहने वाले हैं। 20-22 साल की उम्र तक रजनीकांत बेंगलोर में ही रहे, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में वो तमिलनाडु आए और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। वो अपने बड़े भाई से मिले जो कि 77 साल के हैं, रजनीकांत इस समय 69 ईयर के हैं, 8 साल छोटे हैं उनसे। और अपने भाई से मिले तो लोगों को ये अनुमान हुआ कि शायद वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके भाई ने ये कहा कि मुझसे रजनीकांत की इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो उन पर गुरु की कृपा है, मतलब ईश्वर की कृपा है, और वो मुझसे मिलने ज़रूर आए थे। लेकिन हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, राजनीति पर कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल ये सब अटकलें रही और अब फ़िलहाल स्थिति ये नज़र आ रही है कि रजनीकांत अपनी पार्टी की तैयारी शुरू कर चुके हैं और कभी भी पार्टी उनकी लॉन्च हो सकती है। राजनीतिक दलों में उनको लेकर काफ़ी दिलचस्पियां हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अभी से ये आकलन कर रहे हैं कि रजनीकांत की जो पार्टी बनेगी वो बीजेपी की बी टीम होगी। ये कहना शुरू कर दिया है लोगों ने और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ जाएंगे और उन्हीं के गठबंधन का ये हिस्सा होंगे। या हो सकता है कि अगर रजनीकांत की पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरे तो ये गठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले। इसके लिए कई बैकग्राउंड में कई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। 2014 का जब लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी पहली बार लड़ रहे थे और वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो उससे पहले वो बड़ी बड़ी हस्तियों से उनसे जाकर मिले थे और उनका समर्थन मांगा था। लता मंगेशकर से मिले थे, तो दक्षिण में गए थे तो रजनीकांत से मिले थे, और जब वो रजनीकांत से मिले थे तो रजनीकांत ने ये कहा था कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे नेता हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा रजनीकांत ने और कुछ नहीं कहा था। बहरहाल रजनीकांत को लेकर लोगों की एक और ओपिनियन है। उनका मानना है कि शायद उनके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और ये सॉफ्ट कॉर्नर उसके बाद से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इस बात को लगभग 6 साल गुजर चुके हैं। 6 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद से रजनीकांत से शायद उनकी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही पॉलिटिकल सिनेरियो में दोनों कहीं साथ साथ नज़र आए हैं। इसके अलावा उनकी जो रिलीजियस नेचर है रजनीकांत की, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और रजनीकांत मंदिर जाते हैं और उनको पूजा पाठ, भगवान, इन सब में बहुत ज़्यादा यकीन है। तो लोगों का ये मानना है कि उनकी जो इस तरह की अप्रोच है, जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक अप्रोच, वो उन्हें बीजेपी की मेंटलिटी या बीजेपी की जो विचारधारा है उसके ज़्यादा करीब लेकर आती है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि डीएमके, जो कि इस बार एआईडीएमके की 9-10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगी। वो ये भी कह सकती है कि अगर रजनीकांत हैं तो रजनीकांत को अगर बीजेपी की बी टीम कहते हैं वो, तो इससे उन्हें फ़ायदा होता है और वो अपने अल्पसंख्यक जो मत हैं उन पर बैंक कर सकते हैं। डीएमके को भरोसा है कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ पिछली बैकग्राउंड्स में ले जाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि एआईएडीएमके के साथ रजनीकांत की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जयललिता के वो कट्टर विरोधी रहे हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा।
रजनीकांत ने 1996 में केवल अपने एक स्टेटमेंट से ही जयललिता को सत्ता से बाहर कर दिया था। हुआ ये था कि जयललिता के जो मुंह बोले बेटे हैं, दत्तक पुत्र जिन्हें कहा जाता है, वीएन सुधाकर, उनकी शादी थी 1996 में। और उसके बेटे की जो शादी हुई थी जयललिता के, उसमें इतना भव्य आयोजन किया गया था, इतनी भीड़ भाड़ थी और इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। उसे लेकर तमाम सवाल उठे थे, इनकम टैक्स के छापे तक लगे थे। तो उस समय जब रजनीकांत से मीडिया ने इस बारे में पूछा था तो उनका रवैया कुछ इस तरह का था। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, ये फिजूल खर्ची, और इससे साफ है कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और रजनीकांत के इस बयान के बाद जयललिता वो चुनाव हार गई थी और करुणानिधि की डीएमके सत्ता में आ गई थी। इसके अलावा इसके कुछ दिनों बाद 1996 में एक और डेवलपमेंट हुआ था। जो मूपनार थे साउथ के कांग्रेस के बड़े नेता, वो कांग्रेस से अलग हुए थे 1996 में। और वो इसलिए अलग हुए थे कि उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस ये चाह रही थी कि हम तमिलनाडु के चुनाव में AIADMK यानी कि जयललिता की पार्टी के साथ अलायंस करें। और मूपनार इसके विरोधी थे। उन्होंने साफ कहा कि इसका विरोध करूंगा मैं और इस गठबंधन के मैं एकदम खिलाफ हूं। और यही वजह रही थी कि जयललिता के साथ गठबंधन होने से पहले ही मूपनार ने अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस अपनी पार्टी बना ली थी, जो आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और तमिल मनीला कांग्रेस ने DMK के साथ यानी कि करुणानिधि की पार्टी के साथ समझौता किया था और रजनीकांत ने इसका समर्थन किया था और इस गठबंधन को सफलता भी हासिल हुई थी। 1998 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भी रजनीकांत ने DMK का यानी कि करुणानिधि की पार्टी का समर्थन किया था। तो रजनीकांत का ये तो स्टैंड हम नहीं कह सकते कि जयललिता की पार्टी के साथ वो इतनी आसानी से चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जयललिता भी फिल्म स्टार रही हैं, दोनों के बीच में कुछ पुराने ज़माने की अदावत रही हो और इसी वजह से शायद उन्होंने जयललिता का विरोध उस समय किया हो। लेकिन अब चूंकि जयललिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी बदल रही है, पार्टी के नेता दूसरे हैं, अलायंस में उनके साथ BJP आ चुकी है, हो सकता है कि उनकी इच्छा बदल जाए और वो इस गठबंधन के साथ चले जाएं। इसके अलावा रजनीकांत पर जो उनके राजनीतिक विरोधी अभी से ही बन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रजनीकांत बाहरी आदमी है, वो तमिलनाडु के नहीं हैं, कर्नाटक से आकर यहाँ पर रहे हैं और उन्हें यहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं। लेकिन इसका जवाब रजनीकांत ने दिया था 2002 में, जब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद चला था। तो उस समय तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री ने एक भूख हड़ताल का आयोजन किया था और उस भूख हड़ताल में सारे लोग बैठे थे। तो उस भूख हड़ताल के समय भी ये सवाल उठा था और लोगों ने रजनीकांत पर ये सवाल उठाए थे कि चूंकि वो कर्नाटक से आते हैं तो इसलिए शायद वो इस भूख हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन रजनीकांत ने सबको गलत साबित कर दिया। रजनीकांत न केवल इस भूख हड़ताल में शामिल हुए थे, बल्कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी इस आंदोलन के लिए दान में देने का उस समय ऐलान किया था। तो ये बड़ी बात है रजनीकांत की और यही वजह है कि अब रजनीकांत तमिलनाडु की एक बड़ी फोर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी स्थिति ऐसी लग रही है कि वो जिस तरफ भी जाएंगे उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। बहरहाल उनकी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो इसी बात पर है कि वो किस तरीके से अपने वोटर को, अपने फैंस को संतुष्ट करते हैं और अपने फैंस के सामने अच्छे कैंडिडेट खड़ा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी उनके समय केवल सामने 5-6 महीने का समय है। आपको पता ही है कि लगभग अगले साल के शुरू के 4-5 महीनों में ही तमिलनाडु में चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के साथ ही वहाँ पर चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में रजनीकांत के सामने बड़ा चैलेंज होगा संगठन खड़ा करना, अच्छे लोगों को खुद से जोड़ना, इसके अलावा अच्छे प्रत्याशी सब जगह तलाश करना और फिर कैंपेन को प्लान करना। और ये आसान काम नहीं है। अगर वो अकेले अपने दम पे करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका जयललिता और BJP के गठबंधन की तरफ झुकाव हो सकता है। बहरहाल रजनीकांत ने अभी शुरुआत की है
इसके अलावा दक्षिण भारत की एक और सुपरस्टार विजय शांति हैं, वो फिर से बीजेपी में आ गई हैं। शुरुआत कभी 1998 में 96 में उन्होंने की थी, बीजेपी में आई थी, फिर वो टीडीपी में रही, कांग्रेस में भी चली गई, अब फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तेलुगु फिल्मों की बड़ी स्टार रही हैं विजय शांति। देखते हैं दक्षिण भारत की राजनीति क्या रंग दिखाती है। मेरे वीडियोस आपको अगर बढ़िया लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें। और अगर आप तमिलनाडु से हैं, दक्षिण भारत से हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।